कल मैंने जब इंटीग्रल फॉर्म जो है एम्पेयर्स लॉ की उसको डिस्कस किया था, ठीक है, हमने जो डिफरेंशियल थी उसी से इंटीग्रल फॉर्म जो है उसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, आज हमने जो है वो इंटीग्रल से डिफरेंशियल फॉर्म जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो एम्पियर्स लॉ जो है, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। एम्पियर्स लॉ स्टेट्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक field be around a closed path जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैं इंटीग्रल फॉर्म के अंदर इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड का है किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये म्यू नॉट टाइम्स है, म्यू नॉट क्या होती है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, द टोटल करंट enclosed by that path। ठीक है, जो टोटल करंट इनक्लोज हो रही है उस पाथ के अंदर, या टोटल करंट जितनी उस पाथ के अंदर से फ्लो कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर्स लॉ। और मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज। और आई जो है ये आपको पता है कि यहाँ पर बराबर है जे डॉट डी ए के। आई इनक्लोज, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं बी डॉट डी एल म्यू नॉट जे डॉट डी ए। अब ये जो है ये क्या, ये इंटीग्रल फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की। तो इसको अगर हमने डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो अप्लाई करें स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड जो है इसकी, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड जो है ये सरफेस इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल क्रॉस बी डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल म्यू नॉट जे डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल। ये भी हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। तो यू कैन राइट इट
डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो इसमें डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे इज इक्वल टू 0, तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये हमारे पास दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है जी, ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो एम्पियर्स लॉ की आ गई। अब एम्पियर्स लॉ जो है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है। एक तो हमने 5.7 कल एग्जांपल की थी, ठीक है। एक और एग्जांपल आज हमने करनी है जो है एग्जांपल 5.8। एग्जाम्पल 5.8 ग्रिफिथ पेज 235 के ऊपर है। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लें। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट यूनिफॉर्म सरफेस करंट। आपने मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म सरफेस करंट की वजह से फाइंड करना है, फ्लोइंग ओवर द एक्स वाई प्लेन, जो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर फ्लो कर रही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट सरफेस करंट K इज इक्वल टू के एक्स यूनिट वेक्टर। ये आपके पास सरफेस करंट है फ्लोइंग ओवर एक्स वाई प्लेन, जो कि एक्स वाई प्लेन पे ऊपर फ्लो कर रही है। अब पहले हमें जब इसका सॉल्यूशन देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। आप देखें कि ये y, z और x, और इधर ये आपके पास सरफेस करंट की शीट है। ये एक शीट है। शीट ऑफ करंट। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर करंट है, और करंट जो दी हुई आपको वो ये है के एक्स यूनिट वेक्टर। तो अगर एम्पियर्स लॉ देखें तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इन क्लोज के बराबर होता है, जहाँ पर आई इन क्लोज वो करंट है कि जिसको एम्पीरियन लूप जो है
वो इनक्लोज कर, या एम्पेयर्स लॉ जब भी आप अप्लाई करते हैं तो जैसे गाजेस लॉ के ऊपर में आपको गाजियन सरफेस ड्रा करनी पड़ती है, और गाजियन सरफेस क्या करती है, वो चार्ज को इनक्लोज कर रही होती है। तो यहाँ पर आपको एम्पीरियल लूप ड्रा करनी होती है कि जो करंट को इनक्लोज कर रही होती है। ठीक है, तो आई इनक्लोज वो करंट है कि जो एम्पीरियल लूप में इनक्लोज हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी ऑफ आर म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटीग्रल जे ऑफ आर प्राइम, के होगा क्योंकि सरफेस करंट है, के ऑफ आर प्राइम आर यूनिट वेक्टर आर स्क्वायर और डी ए प्राइम। अब इस इक्वेशन से आपको यह पता चलता है कि बी परपेंडिकुलर है के के। ठीक है, इस इक्वेशन से यह पता चलता है कि बी जो है वो परपेंडिकुलर है के, क्योंकि आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर कौन सा एंगल आएगा, साइन ऑफ थीटा आएगा, तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो फिर बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है बी इज परपेंडिकुलर टू के, बी जो है वो के परपेंडिकुलर है। अब अगर आप राइट हैंड रूल जो है उसको यूज करें, और राइट हैंड रूल को यूज करके आप डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, ठीक है, उसको फाइंड करें, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको फाइंड करें, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B by using right hand rule। तो राइट हैंड रूल जो है उसको यूज करते हुए जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की उसको फाइंड करें। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो डायरेक्शन ऑफ बी है वो अलोंग एक्स वाई प्लेन की होगी। हमारे पास एक्स वाई प्लेन कौन सी है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। अब होता क्या है कि आप दो तरीकों से जो है वो फाइंड की जाती है जो डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक तो होता है कि आप जो ये करंट गुजर रही है, ठीक है, इस वायर के अंदर से आप रखें अपना राइट हैंड, तो जिस साइड के ऊपर कर्ल कर रही हैं आपकी फिंगर्स, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। एक ये होता है कि आप जो है के करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर हैं, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर इस पूरी सरफेस के अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अगर सरफेस के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो ये अगर करंट है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं पर एक्स वाई प्लेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर आ रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, सरफेस है ना पूरी, तो सरफेस पूरी किस में आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाई दोनों के अंदर जो है वो सरफेस आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो जो राइट हैंड रूल है इसके मुताबिक द डायरेक्शन ऑफ बी, जो बी की डायरेक्शन है अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अबव, ये एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाली, इसके अबव जो इसकी डायरेक्शन होगी इज
अलॉन्ग माइनस वाई डायरेक्शन। तो ये अलॉन्ग माइनस वाई डायरेक्शन यानी कि इस तरफ इसकी डायरेक्शन जो है वो होगी। और एंड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बिलो द एक्स वाई प्लेन। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगी बिलो द एक्स वाई प्लेन, यानी कि इस इधर बिलो पॉजिटिव, इस तरफ अबव नेगेटिव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पूरा आ रहा होता है इस तरह सरफेस के अंदर, ठीक है, ऐसे ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पूरी सरफेस के अंदर आ रही है। अब ये हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, एक बात होगी। अब जो वर्टिकल कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, यहां पर अब कंपोनेंट्स बनेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स बनेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो बनेंगे। अब यहां पर असल में मसला ये है कि ये सरफेस करंट है, तो सरफेस करंट जो है उसके अंदर कोई एक वायर तो नहीं है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी वायर्स होंगी और उन सब वायर की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना, एक नहीं होगी बहुत सारी होगी। मिसाल के तौर पर आप इस तरह इसको डिस्क्राइब करें, मैं कहता हूं कि ये इस तरह इसके अंदर ये मैंने बहुत सारी, ये जो डॉट्स डाल रहा हूं ये मैंने बहुत सारी वायर्स ले ली हैं, ठीक है, और इनकी वजह से ये कुछ सर्कमफ्रेंशियल सा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा। बहुत सारी वायरें जो है वो ले ली हैं, तो हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब आप देखें कि मैं इस तरह डिफाइन करता हूं कि एक वायर को मैं कहता हूं कि एक ये वायर ले लेता हूं 1, ठीक है, और इधर एक ये वायर ले लेता हूं 2। अब इसकी वजह से, इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से ये एक्सिस लूं, इस वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस वायर की वजह से भी ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस वायर की वजह से भी और इस वायर, देखें ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ रही है। तो आप इनको आपस में मिलाएं, इसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट इसका ऊपर होगा और दूसरी की वजह से इसका जो वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, वो निचली साइड पे होगा। तो इसका मतलब है कि अब ये जो जेड वाले कंपोनेंट हैं यही इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो है वो इसी साइड पे जो कंपोनेंट्स आएंगे वो आपस में क्या होंगे, वो एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि द वर्टिकल कंट्रीब्यूशन, जो वर्टिकल कंट्रीब्यूशन है will cancel out with each other of magnetic field of different wires.
ठीक है, तो अब जो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, एक प्लस जेड डायरेक्शन में होगा, एक माइनस जेड डायरेक्शन में होगा, ये कंपोनेंट जो कैंसिल हो जाएंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट प्लेन में वो माइनस वाई डायरेक्शन और प्लस वाई डायरेक्शन में, जितना पहले हमने बात की है। ठीक है, ये जेड वाला कंपोनेंट तो खत्म हो गया, तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन जो है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वो रह जाएगी। अब आप इसके अंदर ये जो है इसके अंदर एक एम्पीरियल लूप ड्रा करें। ठीक है, और ये एम्पीरियल लूप जो है इसके अंदर से ये करंट पास कर रही है और मैं इस तरह का कोई इसका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ले लेता हूं और कह रहे हैं आप इसकी लेंथ स्मॉल एल इसकी लेंथ है एक साइड की। तो ड्रा करें, ड्रा एन एम्पीरियल लूप। ठीक है, एक एम्पीरियल लूप जो है उसको ड्रा करें पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन जो है इसके पैरेलल ये एक एम्पीरियल लूप आपने ड्रा जो है वो कर दिया। अब इसके ऊपर लगाएं, इस एम्पीरियल लूप पर लगाएं क्या, एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो B डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज। अच्छा, यहाँ पर K जो है वो सरफेस करंट डेंसिटी है और K को आप डिफाइन कर सकते हैं कि K इज इक्वल टू आई डी एल परपेंडिकुलर। तो ये डी एल परपेंडिकुलर जो है ये L के बराबर आ जाएगा, लिहाजा आई इनक्लोज जो है वो के एल के बराबर आ जाएगी इस पार्ट में। अब आप लूप को मैंने ट्रवर्स किया किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन ली है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ट्रवर्स द लूप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लूप को ट्रवर्स करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अब इसके ऊपर लगाएं एम्पियर्स लॉ इसकी तमाम साइडों के ऊपर। तो इसकी साइडों के ऊपर अगर हम लगाएं तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो B आपका वाई डायरेक्शन में है, ये वाली साइड इसके साथ B के साथ 90 डिग्री बना रही है, ये वाली साइड भी 90 डिग्री बना रही है, ये दोनों तो 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, तो B डॉट डी एल रहेगी कौन सी दो साइडें, ये वाली और ये वाली साइड रहेगी। तो इसका मतलब है कि B माइनस बी वाई यूनिट वेक्टर माइनस डी एल वाई यूनिट वेक्टर प्लस बी डी एल कॉज ऑफ थीटा, फिर प्लस
बी वाई यूनिट वेक्टर डॉट डी एल वाई यूनिट वेक्टर प्लस बी डी एल कॉज ऑफ थीटा। इसको क्या लें कि ये थीटा 2 है, ये थीटा 4 है। तो पहले आप देखें कि जब ये इस तरह ट्रेवर्स कर रही है तो जब यहाँ से आप शुरू करेंगे, ठीक है, तो इधर से शुरू कर लें, इधर से शुरू करेंगे तो ये इस तरफ जा रहा माइनस बी माइनस और माइनस वाई, फिर नीचे आएंगे तो बी डी एल कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद आप इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ y यूनिट वेक्टर b y डायरेक्शन में और dl भी y डायरेक्शन में। उसके बाद ये ऊपर जाएंगे तो यहां पर फिर थीटा 4 90 डिग्री ये आ गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि दो बच गई इसमें से, ये वाली 0, ये वाली 0। तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल, वाई डॉट वाई जो है वो आपस में 1 के बराबर आ जाएगा और प्लस फिर इधर भी बी डी एल आ जाएगा। अब बी चूंकि यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि बी डॉट डी एल बी एल प्लस बी एल, तो बी डॉट डी एल 2BL के बराबर आ जाएगा। अब जो आपकी एम्पियर्स लॉ वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर इस जगह पर आ गया 2BL और म्यू नॉट आई इन क्लोज निकाली थी म्यू नॉट KL। ठीक है, ये L से काट गया तो B म्यू नॉट K ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। अब रह गया मसला के व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ B। तो B की डायरेक्शन हमने पहले ही फाइंड कर ली हुई है कि अबव XY प्लेन, अबव XY प्लेन जो है B म्यू नॉट K डिवाइडेड बाई 2 माइनस Y यूनिट वेक्टर, और बिलो XY प्लेन B म्यू नॉट K ओवर 2Y यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमने एग्जाम्पल 5.8 थी ये, इसको सॉल्व करके देख लिया। ठीक है जी, उसके बाद अब आप नेक्स्ट आए, एक और एग्जाम्पल है इसके आगे जो है एग्जाम्पल 5.9। बता दो इसे। एग्जाम्पल 5.9, ये भी पेज नंबर 235 से 237 तक है।
तो पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो देख लें, काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी स्टेटमेंट है। तो इसमें हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड। एक बहुत लंबा सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड क्या होता है? इंडक्टर ही होता है, आपको पता है इस बात का, पढ़ा हुआ है आपने सॉलिनॉइड। ऐसा इंडक्टर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ठीक है। कंसिस्टेंट ऑफ कोली वूंड टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। यानी कि इस तरह का एक सॉलिनॉइड है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टर्न्स वूंड है, और ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस आर है। ये एक सॉलिनॉइड है। एन नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी, एन नंबर ऑफ टर्न्स। ईच कैरिंग ए स्टेडी करंट। ये जो हर टर्न है इसके अंदर से एक स्टेडी करंट जो है वो पास कर रही है। द पॉइंट ऑफ मेकिंग द वाइंडिंग सो क्लोज इज दैट वन कैन देन प्रिटेंड ईच टर्न इज ए सर्कुलर। अब ये सारी जो टर्न्स हैं ये एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि हम इनको कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारी टर्न्स जो हैं ये किस शेप में है? सर्कुलर शेप के अंदर है, ठीक है। तो अगर ये चीज, ये आर्गुमेंट जो है वो आपको ट्रबल करे, इफ दिस ट्रबल्स यू, आफ्टर ऑल देयर इज ए नेट करंट आई इन द डायरेक्शन ऑफ सॉलिनॉइड एक्सिस। अब जो सॉलिनॉइड के एक्सिस हैं, सॉलिनॉइड के कौन से एक्सिस हैं? ये वाले एक्सिस हैं सॉलिनॉइड के, ठीक है। तो इन सॉलिनॉइड के एक्सिस के अलोंग एक नेट करंट जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। ये जो लाइन है ना बीच में से आ रही है, ये सॉलिनॉइड के एक्सिस हैं। नो मैटर हाउ टाइट द वाइंडिंग, जितनी मर्जी आपने टाइट वाइंडिंग जो है रखी हो। तो पिक्चर इंस्टेड ए शीट ऑफ एल्युमिनियम फॉइल wrapped along the cylinder carrying the equivalent uniform surface current NI। कहता है तो आप इसको एक ऐसी पिक्चर से भी तशबीह दे सकते हैं कि आप के पास एक एल्युमिनियम की शीट हो और उसको आपने किया और लपेटा और रैप किया हो एक सिलेंडर के ऊपर, उससे आप इसको दे, और उसकी सरफेस करंट जो है वो के वो NI के बराबर हो, कि इतनी करंट उसके अंदर इनक्लोज हो, NI के बराबर हो। और मेक अ डबल वाइंडिंग, या आप उसकी डबल वाइंडिंग करें गोइंग अप टू वन एंड एंड देन ऑलवेज इन द सेम सेंस गोइंग बैक टू डाउन अगेन। ऊपर भी हो नीचे भी हो, ऐसे ही आ रही है ना, ऊपर भी और नीचे भी जो है वो वाइंडिंग्स आ रही हैं। thereby illuminating the net longitudinal current, but in truth this is all unnecessary, for the field inside solenoid is huge and the field of the longitudinal current is most a tiny refinement। अब वो कहता है कि इनसाइड द solenoid, ठीक है, जो फील्ड जो है वो ह्यूज है, उसकी वजह यह है कि लॉन्गिट्यूडनल करंट की बात कर रहे हैं ना। लॉन्गिट्यूडनल करंट का मतलब है कि इस तरह ऐसे करंट जा रही है, ठीक है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल करंट की वजह से इसके इनसाइड जो है वो एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब आप इसके आउटसाइड जाएंगे, इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर हम एम्पीरियन लूप ड्रा करें, एक तो इसके अंदर एम्पीरियन लूप ड्रा करें और दूसरी इसके बाहर एम्पीरियन लूप ड्रा करें, तो जब आप बाहर आप इसकी एम्पीरियन लूप ड्रा करेंगे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके ज़ीरो के बराबर निकलेगी, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जूँ हम सॉलिनॉइड के एक्सिस से दूर जाते जाते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो टास्क है वो ये है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है इनसाइड एंड आउटसाइड द
सॉलिनॉइड। ये जो इतना बड़ा इसने ये स्टेटमेंट दिया है, उसके इनसाइड और आउटसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो अब मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा, स्टेटमेंट इतनी लंबी थी कि इसको आप फिर मैं कल जो है वो कैलकुलेट करूँगा इसमें।